नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग 20 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग को जो स्टार्ट करना है 21 से स्टार्ट करना है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। उसका भी लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ सब जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ सब इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इससे पहले के वीडियो में 20 तक कंप्लीट करा दिया गया था। जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 से। 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन ए में दिया गया 24 घंटे में, ऑप्शन बी में दिया गया 23 घंटे 51 मिनट 52 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। तो 24 घंटे से तो अधिक होगा नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है। ऑप्शन ए में दिया गया शुक्र, बुध, मंगल, वरुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वरुण, सॉरी बुध। अगर आप ध्यान से देखिएगा, बुध यानी बुध बोले तो मरकरी, सूर्य से कौन सा नंबर का ग्रह है? सेकेंड। सूर्य से सेकेंड बोलेंगे तो वेनस हो जाएगा, यानी सूर्य से अगर हम बात करें तो ये पहला नंबर का ग्रह हो जाएगा। कौन सा? मरकरी यानी बुध। और दूसरे नंबर पे कौन सा स्थित है? वेनस यानी शुक्र। ये सेकेंड नंबर का ग्रह है। कहाँ से? तो सूर्य से। यानी जब भी प्रश्न आप पूछा जाए या आपको आंसर बताना हो तो तुलना करके बताइएगा। जैसे में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर हम बोलेंगे कि भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में, सिर्फ अगर बोल देंगे उत्तर में स्थित है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रूस के क्या हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा। तो यानी इस टाइप का प्रश्न कहाँ पूछा जाता है? जब आप इंटरव्यू दीजिएगा BPSC या PCS या स्टेट PCS का एग्जाम, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा। आपको देखा जाता है आपका जो माइंड ऑफ प्रेजेंट है, यानी आप कितना माइंड आपका मतलब काम करता है। तो आप इस तरह से कभी मत बोलिएगा, जब भी बोलिएगा तो तुलना करके। तो मरकरी सूर्य से कौन सा नंबर का है? फर्स्ट। और सेकेंड वेनस। तो बुध पहला ग्रह यानी मरकरी। और इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मार्स और जुपिटर, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। तो ये तो वर्ल्ड मैप पे चलना पड़ेगा। देखिए हम यहां आपको समझा देते हैं। ये मान के चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से ग्रीनविच टाइम गुजर रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या है? लंदन। ग्रीनविच टाइम गुजर रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे जो अभी बज रहा है, कितना बज रहा है? 4 बजे शाम। यानी 4 बजे हम यहाँ पे PM लिख देते हैं, शाम हो रहा। तो प्रश्न पूछा गया कि इससे मतलब पश्चिम जाएंगे या पूर्व। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ अगर 4 बज रहा है तो अगर हम लोग पश्चिम जाएंगे यानी इस साइड, तो क्या होगा? टाइम बढ़ेगा, यानी 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, इस तरह से टाइम क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और इस साइड चलेंगे तो क्या होगा? घटेगा। समझ गए? इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। अगर आप भारत का एग्जाम्पल लेकर समझना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह कितना होता है? 5 बजे। एग्जाम्पल आपको देकर बता रहे हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होता है तो वही अगर हम लोग देखेंगे गुजरात में तो सुबह कितना होगा? 7 बजे। यानी 2 घंटा का अंतर है। कितने घंटा का अंतर है? 2 घंटा। यानी अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितना बजे होगा? 7 बजे। यानी हम लोग पश्चिम साइड जा रहे हैं, जिसमें ये क्या हो गया?
ई साइड, जब भी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आएंगे तो कौन साइड पड़ेगा, पश्चिम साइड जाएंगे। तो पश्चिम साइड जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ अगर सुबह 5 बजे हो रहा है तो यहाँ कितना बजे होगा, 7 बजे, यानी टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही लेकिन पूर्व साइड जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। यानी म्यांमार में जाएंगे तो 5 बजे से और पहले ही सुबह हो जाएगा। तो वही हम आपको यहाँ बता रहे कि लंदन में अगर 4 बज रहा है तो इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और इस साइड जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ बोलेगा कि 4 बज रहा है। अब प्रश्न पे चलते, प्रश्न आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। बोल रहे कि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है, जहां का स्थानीय समय 4 बजे से, देखिए पूरा प्रश्न को पढ़िए तो समझ में आएगा। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, यानी उस शहर का देशांतर बताना जहां का स्थानीय समय कितना है, 6 बज रहा है। कब, जब ग्रीनविच यानी लंदन में 4 बज रहा है तो 6 बज रहा होगा, तो यानी इधर जोड़ना पड़ेगा हमको 2, यानी ईस्ट साइड जाएगा। आपको क्या बोले, पश्चिम साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और पूर्व साइड जाएंगे तो घटेगा। इतना तब समझ गए होंगे। और आपको मालूम है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट, यानी आप 1 डिग्री चल रहे हैं तो कितना जाने में 4 मिनट समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 4 मिनट। तो आपको 2 घंटा चलना है, तो 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 1/4, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/4। तो 120 मिनट बराबर निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि 120/4, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 30, यानी 30 डिग्री चलेंगे तो कितना मिनट चलेंगे, 120 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 20 वाला तो होगा नहीं। तो कौन साइड चलेंगे तो 6 बजेगा, कब, जब लंदन में 4 बज रहा होगा। तो पश्चिम साइड जाना होगा तो पूर्व साइड भी नहीं होगा, तो यानी 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, भिलाई, पारादीप, विशाखापट्टनम या सिंदरी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए। कहाँ स्थित है, झारखंड में। भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़। पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस्पात संयंत्र के लिए। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बंदरगाह, भारत में टोटल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है, 13। भारत में 13 बड़े बंदरगाह की संख्या है। तो जिसमें से मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, कांडला पे याद रखिएगा, कहाँ स्थित है, गुजरात में। इसका नाम चेंज हो गया, नाम क्या है अभी वर्तमान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मुंबई, तो नाम से ही पता चल रहा है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू, इसको हम नहावा सोवा भी बोलते हैं, नहावा सेवा बंदरगाह। मार्मू गोवा, गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। कोचिन, केरल में स्थित है। तुतीकोरिन, तमिलनाडु। चेन्नई, तमिलनाडु। इन्नौर, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पारादीप, उड़ीसा। और कोलकाता, कोलकाता में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि गारो जनजाति है असम के, मणिपुर के, मेघालय के या मिजोरम के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। आप तो जरूर जानते हो गारो, खासी, जयंतिया। पहाड़ी कहाँ स्थित है, मेघालय में। और जनजाति भी कहाँ स्थित है, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं 3 पहाड़ियों के कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसिमराम, मेघालय। मानसिमराम, मेघालय। एक जगह का नाम है मानसिमराम, और एक किस राज्य में पड़ता है, तो मेघालय में। सबसे इससे पहले कहाँ होता था, चेरापूंजी में। ये भी कहाँ पड़ता है, तो मेघालय में। अभी वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मानसिमराम, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न एक पूछा गया था कि गारो पहाड़ी पे किस लिए, यानी गारो पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा सर्वाधिक उत्पादन होता है गारो पहाड़ी पे। ऑप्शन में दिया गया था संतरा, रबड़, चाय, और इसी तरह से करके ऑप्शन दिया गया था। तो गारो पहाड़ी पे किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक, रबड़ का। याद रखिएगा, रबड़ का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे।
यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? असम, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन में क्या है? सी यानी बिहार। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है 27 नंबर की, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। ई फर्मी, प्रोफेसर रॉबर्ट बी लॉफ्लिन, स्टीफन हॉकिंग या नॉर्मन एफ रेमसे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ये समझ लीजिए कि क्या है, होमवर्क के रूप में है। आपको डेली एक प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया जाता है, तो ये प्रश्न क्या है, होमवर्क के रूप में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर है, दिल्ली चलो का नारा दिया था एससी बोस, एल राय ने, एमके गांधी, जेएल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चलो का नारा। और कब दिए थे? 1943 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। एमके गांधी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। पूना पैक्ट, कौन सा? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किनके बीच हुआ था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पुणे के एयरबदा जेल में। पुणे के एयरबदा जेल में। तो आप इसको याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। यहाँ से 2-3 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ से शुरू हुआ था? तो शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। और साबरमती कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन में जब हाल ही में प्रश्न पूछा गया था बिहार मद्य निषेध में, लेकिन ऑप्शन में दांडी दिया गया था और एक अहमदाबाद। तो अधिकतर इसका आंसर क्या कर रहे थे? दांडी। जबकि इसका आंसर क्या होगा? 1930 अहमदाबाद से। शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती से, जो साबरमती कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। और जाकर समाप्त कहाँ हुआ था? दांडी। और इससे पूरी यात्रा में महात्मा गांधी जी के द्वारा 385 किलोमीटर दूरी तय किया गया था। कितना दूरी तय किया गया था? 385 किलोमीटर दूरी तय किया गया था। अगर मील में देगा तो कितना देगा? 240 मील। और यह यात्रा कितने दिनों तक चला? 24 दिनों तक। और इसमें एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था? बेव मिलर। तो आपसे प्रश्न पूछा गया नमक सत्याग्रह में एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था? बेव मिलर। और इसमें टोटल सहयोगियों कितने थे? 78। तो ये सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। चला कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। 24 दिनों में टोटल महात्मा गांधी जी के द्वारा कितना दूरी तय किया गया? 385 किलोमीटर। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। जाकर समाप्त कहाँ हुआ? दांडी। तब ये सारा प्रश्न याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और कब हुआ था? 1929 में। 29 नंबर प्रश्न के, भारत की बुलबुल नाइट इंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को या सुचित्रा कृपलानी को। तो विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। मतलब आपको बताना है कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन थी। एक कमेंट करके बताइएगा। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली को, सुचित्रा कृपलानी को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा इसका आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पेपर का कट लगाया गया है। यहाँ अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, लिख रहा है कि उन्होंने पहली बार राष्ट्रगान का स्वर गायन किया। अपनी सुरीली आवाज के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उन्हें भारत कोकिला की उपाधि मिले। कौन सा उपाधि मिला? भारत कोकिला की उपाधि। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दिया?
तो महात्मा गांधी, ये प्रश्न बनेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न यहां से बनेगा, पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन, यहाँ पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ और काफी लोकप्रिय रहा। तो सीधा प्रश्न पूछा, सरोजिनी नायडू का पहला कविता संग्रह जिसका नाम क्या था, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, कब प्रकाशित हुआ, 1905 में। एक प्रश्न यहां से बनेगा, गांधी जी से पहली बार 1914 में ब्रिटेन में मिली थी कौन, सरोजिनी नायडू गांधी जी से पहली बार कब मिली, 1914 में। कहाँ मिली थी, ब्रिटेन में। आप इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न यहां से बनेगा जो अभी पूछा गया, गांधी जी अपने पत्रों में नायडू को यानी सरोजिनी नायडू को कभी कभी डियर बुलबुल, डियर मीराबाई, तो कभी मजाक में अम्मा जान और मदर भी लिखते थे। तो यही प्रश्न पूछा गया, बुलबुल नाम से कौन प्रसिद्ध थी, सरोजिनी नायडू। नायडू भी मजाक के इसी अंदाज में उन्हें कभी जुलाहा, तो कभी लिटिल में, तो कभी मिक्की माउस संबोधित करती थी। तो कभी कभी प्रश्न यहां से रिलेटेड करके पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो प्रश्न पे वापस चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। किस राज्य, तो यूपी। किस राज्य के, यूपी। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, और ये भी कौन सी राज्य से बनी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य से। तो दोनों कहाँ से बनी थी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य से। एक बनी भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हमें भी कन्फ्यूजन होता था, लेकिन इसका जुगाड़ है। सरोजिनी में लिखिएगा राज्यपाल, जब अगर आप लिखिएगा तो राज्यपाल में रा आएगा, राज्यपाल में क्या आएगा, रा। तो रा से याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू भी लिखिएगा तो क्या आएगा, रा। लेकिन सुचिता कृपलानी लिखिएगा तो रा इसमें नहीं आएगा। तो राज्यपाल इसमें रा आ रहा है, यानी राज्यपाल यानी पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। और एक बचा, तो आप इसको कर लीजिएगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, ग्रैंड ओल्ड वुमेन के नाम से कौन जानी जाती है, अरुणा आसफ अली। और ग्रैंड मैन किसे कहा जाता है, भारत का वायोवृत पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का वायोवृत पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी। सही, तो वहाँ अभी इससे पहले वुमेन बोल दिए थे, क्या सुधार कर लीजिएगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को। देखिए 9 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया कौन, अरुणा आसफ अली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखिएगा। आपके लिए यही मोस्ट इंपोर्टेंट, आप यही सिर्फ इसको याद रखिएगा। वापस प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर की पेसमेकर संबंधित है वृक्क से, फेफड़े से, हृदय से, मस्तिष्क से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तंत्रिका का सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। न्यूरॉन किसका सबसे छोटा इकाई है, नेफ्रॉन तंत्रिका का सबसे छोटा इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। सॉरी, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में यहाँ पे कंफ्यूजन आपको भी होगा, हमें भी हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। न्यूरॉन लिखिए, न्यूरॉन हो गया, और एक होगा नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन, एक क्या होगा नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन तंत्रिका का सबसे छोटी इकाई है, क्या है न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किसका, किडनी का सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक हिंदी में। तो ब्रिक यानी किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या है नेफ्रॉन, और तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई क्या है न्यूरॉन। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, गवर्नर जनरल पूछा गया है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के पूछा गया, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए 1957 में, 1957 बहुत दूर चले गए, ये तो आज़ादी पार कर जाएंगे। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें से पराजय कौन हुआ, सिराजुद्दौला, और जीत कौन गया, रॉबर्ट क्लाइव। यहीं से बनता है बंगाल का गवर्नर। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ गवर्नर बोल रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर, क्या गवर्नर बोल रहे हैं, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया पद को नाम, जो मतलब बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को। सिर्फ गवर्नर पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछेगा वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। यानी अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। फिर गवर्नर को ही क्या पद कर दिया गया, गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग। कहाँ का, बंगाल का। लेकिन भारत का पूछा जाएगा, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। कब बनाया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। जो प्रथम होगा वह क्या होगा, अंतिम होगा। तो अगर हम यहाँ प्रश्न आपसे पूछेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर इसको क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये प्रश्न आपको जरूर याद रखेगा, आप इसको याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है, सिविल सेवा का जनक। अस्थायी बंदोबस्ती किसने चालू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से ही राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर तो कंप्लीट हो गया, नहीं हाँ 31 नंबर कंप्लीट हो गया। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, यानी इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ और जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है। तो जन्म हुआ था 1902 में और निधन कब हुआ, 1979 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य तिलक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, जयप्रकाश नारायण। ये भी आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान महमूद या मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया, 17 बार, आप याद रखिएगा। पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण कब था इसका, 1027 ईस्वी में।
1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण, और पहला 1000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से याद रखिएगा 3 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और एक चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन पराजय हुआ? मोहम्मद गौरी। विजय कौन हो गया? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ गलती कर दिया। क्या? मोहम्मद गौरी को छोड़कर, मारा नहीं, क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो फिर युद्ध आया तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये कब हुआ था? जस्ट लगातार हुआ था, तो 1192 हो जाएगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस बार कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गौरी गलती को दोहराया नहीं, पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? मार दिया। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? मर गया, छोड़कर गलती के। इसलिए कभी भी किसी को चोटिल करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम कब हुआ? 1191 में। एक याद रखिएगा 1194 चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। सीधा प्रश्न पूछेगा चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक गुलाम था, उत्तराधिकारी बोल दिए। मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश। लेकिन जब एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में क्या था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन में क्या था? फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार का 5वां मंजिला बनवाया, तो पूरा कौन करवाएगा? फिरोज शाह तुगलक। तो अगर ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं रहेगा तो आंसर क्या लगाइएगा? फिरोज शाह तुगलक। और शुरू कौन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन कासिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम, ये प्रश्न पूछा गया था शायद, अभी आपको हम बताया था। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पूछा गया भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है 34 नंबर, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था फाहियान, ह्वेनसांग, लामा तारानाथ या ईत्सिंग। तो हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से ह्वेनसांग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से ह्वेनसांग। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी का नाम क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो आप याद रखिएगा। ह्वेनसांग पूछा जाएगा तो हर्षवर्धन के समय, हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फाहियान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ईत्सिंग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। पैंतीस नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एससीओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? 6.022 गुने 10⁻23 यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaO, CaSO4 का Holtons-2 हाफ H2O, CSU3 या CaNO3 के Holtons-2। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जोड़ रहा है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जोड़ रहा है। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहां सिर्फ अंतर इतना होता है, देखिए एक सूत्र होता है CaSO4 का हॉल्टन 2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करेंगे तो भाप बन के जल क्या होगा? उड़ जाएगा, यानी जल की मात्रा इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी दो भागों में तोड़कर बोल रहा है, तो दो भागों में तोड़कर बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? CaSO4 का हॉल्टन 2H2O। और एक किसका सूत्र है? CaO। बुझा हुआ चूना या अनबुझा हुआ चूना? तो अनबुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल नहीं है। देखिए अनबुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH के हॉल्टन 2, क्योंकि अनबुझा हुआ चूना कहने का मतलब होता है कि जल का मात्रा नहीं है, और बुझा कहने का मतलब कि बुझा दिए, यानी जल उस पर डाल दिए तो ही तो बुझेगा। तो जल जब डालेंगे तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किस में है? CaOH का हॉल्टन 2, यानी इसमें। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछेगा तो क्या बताइएगा? CaOH का हॉल्टन 2, CaOH के हॉल्टन 2। और अनबुझा पूछा जाएगा तो CaO। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि विद्युत अपघटनी प्रतिक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? विद्युत अपघटनी, अपघटन कहने का मतलब टूटना, और विद्युत कहने का मतलब विद्युत के द्वारा टूटना, तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटन। जैसे में जल H2O, जब इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा? H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो बोल रहा है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो सोडियम ही प्राप्त होता है। जब NaCl को तोड़िएगा तो क्या होगा? NaCl प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Cl माइनस में। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों प्राप्त होता है, लेकिन लोहा नहीं प्राप्त होता। ऑप्शन नंबर डी। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IBRD या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका नाम क्या था? देखिए यहाँ पे दिया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IB, और यहाँ से ले लेंगे R, और यहाँ से ले लेंगे D, यानी IBRD। शॉर्ट में बोल सकते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और IMF का स्थापना हुआ था। और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वाशिंगटन DC, अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है? नमक का, NaCl। और इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न ज़्यादा ही आज हम लोग कर लिए, तब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।